नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आकाश हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं जेई मेल का एक नया एपिसोड। इसमें आज का टॉपिक हमने लिया है प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। जैसा मैंने आपको सिखाया भी है, हमें दो काम करने होते हैं, फेवरेबल केसेस फाइंड करने हैं और टोटल केसेस। लेकिन याद रखिए हमेशा पहले हम टोटल केस फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन से जो कि आपको आने वाले जेईई मेन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, then find the probability that they are of the same color। ताश की गड्डी से हमने 3 पत्ते खींचे और तीनों एक ही रंग के होने की प्रायिकता बताइए। देखिए अब ताश में कितने रंग के पत्ते होते हैं? 2 रंग के, ध्यान दीजिएगा, लाल और काले। तो 26 रेड एंड 26 ब्लैक कार्ड्स। तो जैसा मैंने आपको बताया, पहले हम निकालेंगे बच्चों टोटल केसेस। तो टोटल केसेस कितने होंगे भाई? 52 में से हमें चाहिए 3, तो 52C3। अब बच्चों वो जो 2-3 कार्ड्स हैं वो या तो रेड होंगे या ब्लैक। तो माना वो रेड है तो 3 रेड कार्ड सेलेक्ट करने के तरीके 26C3 प्लस ब्लैक के लिए भी 26C3। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 2 × 26 × 25 × 24 अपॉन 52 × 51 × 50। कैंसल आउट कर दीजिए, हमें आंसर मिल जाएगा 4/17। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हुआ। ऑप्शन 1। देखिए प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान चैप्टर है, खेल है। खेलना क्या है? 2 चीजों से, फेवरेबल केसेस एंड टोटल केसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मैरिड कपल्स आर स्टैंडिंग इन अ रूम। एक कमरे में 6 विवाहित युगल खड़े हुए हैं। ठीक है, मैरिड कपल क्या होता है पहले इसको समझ लें। एक हस्बैंड एक वाइफ, तो टोटल हमारे पास 6 मेल्स हैं और 6 फीमेल्स। अब उनमें से हमने 4 पर्सन्स का सिलेक्शन किया। ठीक है, तो टोटल केस कितने हो गए बच्चों? 12C4। माइंड इट, याद रखिएगा आपको हमेशा पहले टोटल केसेस सेलेक्ट करने हैं। तो 12C4 क्लियर। अब हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है कि अमंग द चूजन पीपल देयर इज एग्जैक्टली 1 पेयर, एग्जैक्टली 1 मैरिड कपल है। तो देखिए अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास है H1W1, H2W2, H3W3, H4W4, H5W5, H6W6। ये 6 मैरिड कपल हैं। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सबसे पहले एक मैरिड कपल। ठीक है, तो हम 6 में से एक मैरिड कपल सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 6C1। ठीक है बच्चों, अब मैरिड कपल की फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। अब हमें 2 पर्सन्स और चाहिए, लेकिन वो दोनों कपल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? बेसिकली पहले 2 कपल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो हमने सेलेक्ट किया 5C2। देखिए समझिए, मान लीजिए सबसे पहले मैंने H1W1 को सेलेक्ट कर लिया, तो अब मुझे 2 डिफरेंट पर्सन्स चाहिए, लेकिन यहां से इन 5 में से। तो पहले मैंने 2 कपल्स को सेलेक्ट किया 5C2 बेस से। लेट्स से वो ये दोनों हैं। अब हर कपल में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, एक हस्बैंड एक वाइफ। तो फर्स्ट कपल जो हमने मान लीजिए चूज किया H2W2, वहां से एक पर्सन को सेलेक्ट करने का तरीका इनटू 2C1 एंड नेक्स्ट कपल से भी 2C1। क्लियर। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यू विल गेट 8/33। तो दैट शुड बी आवर आंसर, ऑप्शन 2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 फ्रेंड्स A एंड B हैव इक्वल नंबर ऑफ डॉटर्स। भाई 2 मित्र हैं A तथा B, उनकी पुत्रियों की संख्या समान है। अब क्या हुआ भाई, एक 3 सिनेमा की टिकट कहीं से मिली, वो इनके बच्चों को दी जानी है। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की दी हुई है? हमें दी हुई है कि तीनों टिकट्स हमने दी A के डॉटर्स को। वो कितनी है? 1/20। तो हमें बताना है कि हर पर्सन की कितनी डॉटर्स हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं दोनों के n डॉटर्स हैं। तो टोटल बच्चे कितने हो गए? टोटल डॉटर्स कितनी हो गई? 2n। मैंने कहा, बार बार बोल रहा हूं, हमेशा हमें टोटल केसेस फाइंड करने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टोटल केसेस निकाले, कितने आएंगे? 2nc
3। अब हमें चाहिए कि ये हम किसको दें, ए की डॉटर्स को। अब ए की कितनी डॉटर्स हैं, n, तो NC3 इज इक्वल्स टू 1/20। ये गिवन है आपको। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, n की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो देखते हैं क्या आता है। n, n-1, n-2 अपॉन 2n, 2n-1, 2n-2 इज इक्वल्स टू 1/20। ठीक है बच्चों। अब देखिए आप यहां से n कैंसिल आउट हो जाएगा, n-1, n-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है n-2। अब नीचे क्या बचा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2n-1, तो हमारे पास बचता है 8n-4 इज इक्वल्स टू, अगेन गिवन है 1/20। आया समझ में। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास आ रहा है 20n-40 इज इक्वल्स टू 8n-4। ओके, क्लियर। अब देखिए यहां से क्या आ गया हमारे पास, 12n इज इक्वल्स टू 36। सो बच्चों n इज इक्वल्स टू 3। सो हाउ मेनी डॉटर्स ईच फ्रेंड हैव, दैट इज 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन 4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 6 पॉजिटिव एंड 8 नेगेटिव नंबर्स आर गिवन। अब उनमें से हम किन्हीं 4 को चूज कर रहे हैं। 6 धनात्मक तथा 8 ऋणात्मक संख्याएं दी गई हैं, उनमें से हम किन्हीं 4 का चयन करते हैं और फिर उन्हें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें क्या चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक रूल, पहले टोटल केसेस निकालो। तो टोटल केसेस आएंगे 14C4। भाई 14 नंबर है, 14 में से 4 चूज कर लिए, 14C4। अब देखिए हमें जो 4 चूज किए उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए। तो देखो बच्चों, माना चारों पॉजिटिव है, एम आई राइट। तो 4 पॉजिटिव नंबर लेने का तरीका 6C4। ठीक है, अब मैंने माना 3 पॉजिटिव हैं, 1 नेगेटिव है। 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो प्रोडक्ट तो नेगेटिव आ जाएगा, यानी ये केस हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, यस प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। सो 6C2 इंटू 8C2 प्लस, अब हम लेते हैं 1 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, अगेन प्रोडक्ट इज नेगेटिव, सो वी नीड नॉट टू कंसीडर दिस केस। लास्ट भाई चारों नेगेटिव नंबर ले लो, तो 8C4। ओके, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करें। 6C4 की वैल्यू 15, 6C2 अगेन 15, 8C2 28 एंड 8C4 इज 70। 14C4 आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, you will get 1001. So finally we are getting 505 upon 1001. Which of the option is correct? Option 1. ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a quadratic equation is chosen from set of all the quadratic equations which are unchanged by squaring their roots. भाई एक ऐसी द्विघात समीकरणों का समुच्चय है जिसके मूलों का वर्ग करने से वो द्विघात समीकरण अपरिवर्तित रहती है। वहां से हमने एक द्विघात समीकरण चुनी। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव इक्वल रूट्स। तो देखिए यहां पर थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक, थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी, इसका क्वेश्चन हमारे सामने है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गिवन है भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स। स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नाउ बच्चों अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हम यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से आएगा अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो आइदर अल्फा इज 0 और बीटा इज 0 और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1। अब भाई अल्फा 0 होगा, लेट्स से अल्फा 0 है, तो बीटा क्या क्या हो सकता है, 0,1। अब आप देखिए बीटा 0 है तो अल्फा क्या क्या हो सकता है, 1,0। यानी यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज अराइज हो रही हैं। कौन कौन सी, 1 0 0 1। 0 1 एक ही बात है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 0 1 कुछ नहीं होता। तो 0 0 1 0 और 0 1 एक ही बात है, तो 2 पॉसिबिलिटी आई। अब अगर हम बात करें अल्फा बीटा 1 है तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है दोनों बच्चों 1 1 हो जाए। नाउ देखो यहां पे एक बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं, ओमेगा को भूल जाते हैं। इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी याद है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 1,
तो बच्चों एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकती हैं? 4। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई, टोटल केसेस 4। नाउ अब फेवरेबल हमें क्या चाहिए कि इसके रूट्स इक्वल हों। तो कितने वैल्यूज आ रही हैं? ऐसी 2 हैं, 0 0 1 1। तो हमारा आंसर आया बच्चों 2/4 यानी 1/2। तो ऑप्शन 1 इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? अ पैक ऑफ कार्ड कंटेन्स 4 एसेस, 4 किंग्स, 4 क्वींस एंड 4 जैक्स। देखिए हमने क्या किया, बेसिकली ताश की गड्डी से 4 इक्के, 4 राजा, 4 रानी और 4 गुलाम अलग कर लिए, यानी टोटल हमारे पास 16 कार्ड्स हैं। नाउ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एस। देखिए एटलीस्ट वन का क्वेश्चन आपको कैसे करना चाहिए? 1 माइनस नन, सबसे आसान तरीका है। तो 1 माइनस, अब हम बात करते हैं कि वहां इक्का है ही नहीं, तो टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं? 16। 16 में से 2 कार्ड्स लेने का तरीका 16C2। नाउ अब इक्के बाहर कर दो आप, तो आपके पास क्या बचा? 4 राजा, 4 रानी, 4 गुलाम, टोटल 12 कार्ड्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 12C2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 माइनस 12 इंटू 11 अपॉन 16 इंटू 15। सो 1 माइनस 11 बाय, अगर आप देखें तो 3 4 5 11 बाई 20। सो आवर आंसर इज 9/20। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन 3। तो आप देख रहे हैं हम सिर्फ खेल रहे हैं 2 चीजों के साथ, फेवरेबल केसेस एंड टोटल केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बैग कंटेन्स 4 टिकट्स। एक बैग में 4 टिकट्स हैं, उन पर 4 नंबर्स हैं, 00, 01, 10, 11। ठीक है, 0 है, 1 है, 10 है और 11 है। अब यहां से हमने 4 टिकट्स निकाले, लेकिन एक एक करके विद रिप्लेसमेंट, यानी जो पहले निकाला उसे हमने वापस रख दिया। ठीक है, तो पहले अगेन बात करते हैं हम टोटल केसेस की। तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? 4 4 4 4। हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। तो हमारे टोटल केसेस आ गए बच्चों 4 की पावर 4। अब हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है कि इनका सम क्या हो? 23। तो बच्चों केसेस बना के देखने पड़ेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले ले लेते हैं बड़े बड़े नंबर। तो मैंने ले लिए 2 बार 11, तो 11 11। अब हमें 2 नंबर्स और लेने हैं जिससे सम 1 आए। तो बच्चों क्या क्या हो सकता है? 0 1 0 0। ठीक है, अब 2 11 हो गए, तो अब हम लेते हैं 1 11 1 10। तो 11 10 0 1 0 1, जिससे इनका सम भी क्या आ रहा है? 23। अब मान लीजिए हमने 2 10 ले लिए, तो भाई 23 तो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कुल मिला के कितने केसेस पॉसिबल हैं? 2। तो भाई इन चारों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2। बाय फैक्टोरियल 2 क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि 2 11 है, प्लस बच्चों फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2। क्यों? यहां पर भी हमारे पास 2 1 है। ठीक है, अब आप देखिए फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 12 अपॉन 4 रेज़्ड टू पावर 4। अब 4 रेज़्ड टू पावर 4 क्या होता है? 256। तो हमारा आंसर आया बच्चों 24/256। सिंप्लीफाई करें तो 3/32। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये आया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। अब देखिए यहां पर एक अलग तरह का कॉइन है जिस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी p है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, जनरली हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। लेकिन यहां पर जो कॉइन है दैट इज स्पेशल कॉइन, उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी p है। अब क्या कर रहे हैं हम? 100 सच कॉइन्स आर टॉस्ड। ऐसे 100 सिक्के हम एक साथ उछाल रहे हैं। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भाई 50 कॉइन्स पर हेड आए और 51 कॉइन्स पर हेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो हमें p की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए अब 50 कॉइन्स पर हेड आए तो भाई p की पावर 50, और 50 पर ना आए तो 1 माइनस p की पावर 50। कौन से 50? तो 100C50 इज इक्वल्स टू 100C51 p रेज़्ड टू पावर 51 और 1 माइनस p रेज़्ड टू पावर 49। ठीक है,
ये हो गया, ये समझ में आया। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखें 1 माइनस पी की पावर 50 है, यहाँ 1 माइनस पी की पावर 49 है, क्या बचा 1 माइनस पी, ऐसे ही नीचे बच गया पी इज इक्वल्स टू 100C51 अपॉन 100C50। सो बच्चों 1 माइनस पी बाई पी इज इक्वल्स टू 100 माइनस 51 प्लस 1 अपॉन 51। तो आया 51 माइनस 51p is equals to 50p. So you can see that we are getting p is equals to 51 upon 101. Okay, so कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन 4. Is it clear? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मजा आ रहा है कि नहीं? देखो भाई, प्रोबेबिलिटी फन लविंग टॉपिक है। ओके, देखिए सपोज देर आर 3 अर्न्स, 3 पात्र हैं, ठीक है। अब पहले पात्र में क्या है? 2 व्हाइट 3 ब्लैक, दूसरे पात्र में 3 व्हाइट 2 ब्लैक, और तीसरे पात्र में है 4 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल। अब वो कह रहे हैं कि भाई एक अर्न को चूज किया, अब किसी भी अर्न को चूज करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, यानी 1/3। भाई 3 है तो 1/3। नाउ अब व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, ठीक है, एक पात्र का चयन किया गया और वहां से एक बॉल निकाली गई। 1 अर्न इज सेलेक्टेड एंड 1 बॉल इज ड्रॉन, देन एंड इट वॉज फाउंड दैट इट इज व्हाइट, ठीक है, वो व्हाइट बॉल है। तो हमें बताना है कि वो फर्स्ट अर्न से आई। जल्दी से कमेंट में बताओ कि भाई ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, लिखो जल्दी से। यस, वेरी गुड, बेस थ्योरम। तो पहले हम बात करते हैं कि माना वो हमारे पास है फर्स्ट अर्न से, तो 1/3 फर्स्ट अर्न को चूज करने की प्रोबेबिलिटी। अब यहां से व्हाइट बॉल आने की 2/5, या वो सेकेंड अर्न है, सेकेंड अर्न से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? 3/5, या वो आया फोर्थ अर्न, थर्ड अर्न से, थर्ड अर्न से 1/3 इंटू 4/5। अब हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि वो आई फर्स्ट अर्न से, तो 1/3 इंटू 2/5 ऊपर। तो अब हमारे पास क्या बचता है बच्चों? 2/9, एज सिंपल एज दैट। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन 2। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन अनबायस्ड कॉइन टॉस। देखिए बच्चों, ये ऐसा क्वेश्चन कभी IIT जेई में आया था अर्ली 90s में, और अभी ये रिसेंटली जेई मेन में रिपीट हुआ है। अब देखो बच्चों, एक कॉइन को हमने टॉस किया, अनबायस्ड मतलब फेयर कॉइन है। अब उस पर क्या आएगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब जब हेड आया तो उन्होंने कहा भाई अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, देन उस पर जो नंबर्स आए उनके सम को हमने नोट कर लिया। और अगर आया टेल तो हमारे पास 9 कार्ड्स हैं, वहां से हमने एक कार्ड निकाला। वो 9 कार्ड्स क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? तो अब यहां पे भी जो नंबर आया उसे नोट कर लिया। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नोटेड नंबर इज आइदर 7 और 8। तो स्टार्ट करते हैं वापस शुरू से। भाई कॉइन उछला, अब सिक्का उछलेगा तो या तो चित आएगा या पट आएगा। तो माना हेड आया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब हेड आया तो हमने 2 डाइस थ्रो किए, 2 डाइस थ्रो किए तो टोटल केसेस कितने बनेंगे बच्चों? 36। ठीक है, अब 36 केसेस हैं, लेकिन हमें कौन से चाहिए कि नोटेड नंबर इज आइदर 7 और 8। तो देखो बच्चों क्या क्या हो सकता है? 61 16, 25 52, 34 43। ये किसके केसेस बनेंगे? सम 7 हो जाए। अब हमें चाहिए सम 8 हो, तो बच्चों 44 62 26 35 53। तो टोटल केसेस आप देख सकते हैं, देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज, सो 11/36। ठीक है, या वो आया टेल, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब टेल आया तो हमने 9 कार्ड्स लिए, 9 में से कोई सा एक कार्ड लिया, तो उसके 7 या 8 होने की प्रोबेबिलिटी 2। आया समझ में? तो अब आप देख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बेस में आ जाएगा, LCM आएगा 72, यह आया 11 + 8, यानी आंसर 19/72। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन 3। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? अ क्लॉथ ऑफ 10 मीटर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 ब्रदर्स। देखिए ये क्वेश्चन हो गया ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का। कैसे पता चला? भाई अब कपड़ा देना है, किसी को कितना भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जब भी केसेस इनफाइनाइट होते हैं तो हमें याद आना चाहिए ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी।
तो मैंने माना कि फर्स्ट ब्रदर को दिया हमने x, दूसरे को y, तीसरे को 10 माइनस एक्स माइनस वाई। तो बच्चों x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 10 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यानी यहां से हमें मिल रहा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब अगर हम इसको ग्राफ बनाएं तो देखिए समझिएगा, ये x y, अब ये पॉइंट आ गया बच्चों 0,10, ये आ गया 10,0, ये ओरिजिन। ठीक है, हमारा ये हो गया टोटल केसेस, इसका एरिया। अब हमें फेवरेबल केस क्या चाहिए कि किसी को भी 4 मीटर से ज्यादा कपड़ा ना मिले। तो x क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 4, y होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड हमारे पास होना चाहिए 10 माइनस एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4। सो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब ये हम फेवरेबल केसेस अगर ड्रॉ करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये एक लाइन बनाई बच्चों, y लेस देन y 4, y इज इक्वल टू 4। ये हमने एक लाइन बनाई, ये है x इज इक्वल्स टू 4। अब एक लाइन और बनानी है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, तो ये लाइन बन गई। ठीक है, ये है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। तो ये जो छोटा सा ट्रायंगल बना जो कि किससे बन रहा है, 4 4, ये पॉइंट हो गया 4,2 और ये हो गया 2,4। ये छोटा सा ट्रायंगल शेडेड वाला ये हो गया हमारा फेवरेबल केसेस। तो प्रोबेबिलिटी क्या आई, P इज इक्वल टू भाई इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया। सिंप्लीफाई कर सकते हो, बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन, आंसर 1/25। सो ऑप्शन 3 इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ पासिंग इन मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर M, P and C रेस्पेक्टिवली। अब वो कह रहे हैं कि भाई ऑफ दिस सब्जेक्ट अ स्टूडेंट हैज 3/4 चांसेस ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट 1 एंड 1/2, यानी प्रोबेबिलिटी किस बात की है, एटलीस्ट 2 में पास होने की, और एग्जैक्टली 2 में पास होने की प्रोबेबिलिटी है 2/5। तो हमें निकालना है M प्लस P प्लस C। ठीक है, चलो भाई इसके लिए हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये फिजिक्स का, केमिस्ट्री और मैथ, नाम रख देते हैं PCM। ठीक है बच्चों, अब हमें चाहिए कि एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 का मतलब हुआ P प्लस M प्लस C प्लस PM इंटरसेक्शन P प्लस P इंटरसेक्शन C प्लस PC इंटरसेक्शन M माइनस PM इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C। ये हमें दिया हुआ है बच्चों 3/4। इसको मान लेते हैं हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, अब अगर हम बात करें एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 मतलब P इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन M एंड P इंटरसेक्शन M। इसमें ये जो बीच वाला पोर्शन है ये कितनी बार आ गया, 3 बार। हमें चाहिए कितनी बार, 1 बार, तो हम 2 बार सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां हम लिखें तो P M इंटरसेक्शन C प्लस P C इंटरसेक्शन P प्लस P इंटरसेक्शन M माइनस ट्वाइस P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C। ये हमें गिवन है हाफ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब अगर देखें हम पीछे चल के, क्वेश्चन क्या था कि ठीक 2 में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/5। देखिए अब ठीक 2, तो ये वाला पोर्शन 3 बार आया तो हमें 3 बार ही सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो P M इंटरसेक्शन C प्लस P C इंटरसेक्शन P प्लस P इंटरसेक्शन M माइनस थ्राइस ऑफ P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू 2/5। ये है बच्चों इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 3। अब अगर हम 2 माइनस 3 कर दें तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C कितना आ जाएगा, 1/10। ये वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको मिल रहा है P इंटरसेक्शन M प्लस P M इंटरसेक्शन C प्लस P C इंटरसेक्शन P इज इक्वल्स टू, भाई 1/10 रखोगे तो ये वैल्यू आ गई 7/10। अब ये दोनों वैल्यूज हम रख देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास क्या आएगा, P प्लस M प्लस C माइनस 7/10 प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू व्हाट वाज गिवन 3/4।
यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपको मिलेगा P प्लस एम प्लस सी इज 27/20। देखिए ये प्रोबेबिलिटी नहीं आई है, ये प्रोबेबिलिटीज का सम है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो 1 से ज़्यादा आ गई, आ सकती है, 3 प्रोबेबिलिटीज का सम है। अब हमसे पूछा क्या गया था, हमें कहा गया कि भाई ये जो सम आ रहा है ये A/B है, तो A प्लस B बताइए, वेयर A एंड B आर कोप्राइम नंबर्स। तो बच्चों A की वैल्यू हो गई 27, B की हो गई 20, तो A प्लस B हमारे पास आ गया 47। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अ बैग कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसमें 4 सफेद और 3 काली गेंदें। दूसरा बैग है, यहां पर हमारे पास 3 सफेद और 5 काली गेंदें। नाउ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड प्लेस्ड अनसीन, यानी एक बॉल निकाली और बिना देखे हमने दूसरे बैग में रख दी। अब दूसरे बैग से फिर एक बॉल निकाली, वो क्या है, दैट इज, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो अब ब्लैक हो। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है, जब आपने बिना देखे बॉल रखी तो या तो सफेद थी या काली थी, तो हमने माना दैट बॉल इज व्हाइट, तो यहां से व्हाइट बॉल जाने की प्रोबेबिलिटी 4/7। अब देखिए यहां व्हाइट पहुंच गई, अब व्हाइट पहुंची तो यहां टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 9। अब यहां से एक बॉल निकाली वो ब्लैक हो, तो ब्लैक कितनी है, 5 ही है अभी भी, तो इनटू 5/9। या जो बॉल गई वो ब्लैक थी, तो ब्लैक जाने की प्रोबेबिलिटी 3/7। अब टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 9, लेकिन इस बार ब्लैक कितनी हो गई, 6, 6/9। तो बच्चों आंसर आया 38/63। अगेन इसको न्यूमेरिकल बनाया गया, तो हमें कहा गया कि प्रोबेबिलिटी है A/B, तो A की वैल्यू हो गई 38, B की वैल्यू हो गई 63, हैंस A प्लस B इज इक्वल्स टू 101। सो हमारा आंसर हो जाएगा 101। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। एक पत्ता भाई खो गया। अब फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स वी हैव ड्रॉन 2 कार्ड्स नाउ, और वो दोनों किसके पाए गए, दोज आर फाउंड टू बी ऑफ स्पेड्स, दोनों पत्ते हुक्म के हैं। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड वाज स्पेड। देखिए यहां से हम देखें कि जो पत्ता खो गया वो या तो स्पेड का था या स्पेड का नहीं था। ठीक है, अब किसी भी डेक ऑफ कार्ड्स में स्पेड के या हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, 13 और टोटल 52। तो किसी भी एक पत्ते के हुक्म का होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो देखो बच्चों 1/4, या बच्चों वो हुक्म का नहीं था 3/4। आया समझ में? अब हुक्म का था, ठीक है, तो टोटल कार्ड्स कितने बचे, 51। अब इन 51 कार्ड से हमने 2 कार्ड्स निकाले। भाई अब जो खोया हुआ पत्ता हुक्म का था, तो हुक्म के कितने बचे, 12, 12C2, और यहां पर क्या आ जाएगा 13C2 अपॉन 51C2, क्योंकि भाई जब खोया हुआ पत्ता हुक्म का नहीं है तो हुक्म के तो 13 बचे। नाउ हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि खोया हुआ पत्ता भी हुक्म का था, तो 1/4 इंटू 12C2 अपॉन 51C2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 12C2 अपॉन 12C2 प्लस 3 इंटू 13C2। इफ यू सिंप्लीफाई यू विल गेट 11/50। हमें क्या पूछा गया है, A प्लस B, तो A प्लस B की वैल्यू हो गई बच्चों 61। दैट इज अवर आंसर. So I hope that all of you have enjoyed this session, and this session will be helpful for you for your upcoming JEE Main January attempt. Now I'll invite Gaurav sir, please welcome him. वो आपके लिए लेके आ रहे हैं फिजिक्स का नया चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स. So he is going to discuss some question of physics from the chapter thermodynamics. Welcome Gaurav sir, and from my side signing off. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, जेईई मेन सेशन में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं. मैं हूं गौरव कौशल, फिजिक्स फैकल्टी एट आकाश इंस्टीट्यूट कोटा. तो आज मैं फिजिक्स का अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं जो है यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स. ओके, तो आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक सिस्टम है जिसको हम स्टेट ए से स्टेट बी तक अलोंग पाथ ए सी बी ले जा रहे हैं. पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अलोंग पाथ ए सी बी के अलोंग ले जाया जा रहा है. और इसने बोला है कि इट इज़ फाउंड दैट क्वांटिटी ऑफ हीट
इज एब्जॉर्ब, कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ये 200 जूल्स के इक्वल। ओके, और वर्क डन कितना हो रहा है इसके अंदर 80 जूल। वर्क डन बाय द सिस्टम यहाँ पे 80 जूल के इक्वल है। अब अलोंग पाथ ए डी बी, मतलब ये दूसरा पाथ है ए डी बी, इसके लिए इसने क्यू हमें दिया हुआ है 144 जूल, मतलब इतना गैस हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वर्क डन बाय अलोंग द पाथ ए डी बी कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम देखें तो पहले आपको हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसमें आपको क्यू दिया हुआ है ए डी बी के लिए, है ना, और हमें वर्क डन बताना है। तो अगर मुझे डेल्टा यू पता चल जाए ए डी बी के लिए तो मैं इसके लिए वर्क डन निकाल सकता हूँ यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो डेल्टा यू मेरे को कहाँ से मिलेगा? तो डेल्टा यू के बारे में हम लोग जानते हैं कि डेल्टा यू पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों पाथ्स के लिए ACB और ADB दोनों के लिए सेम है। तो जो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ACB के लिए आएगा वही सेम डेल्टा यू किसके लिए हो जाएगा ADB के लिए। तो मैं डेल्टा यू यहाँ से निकाल लेता हूँ, है ना, ACB वाले पाथ से, और ADB वाले पाथ का मैं क्यू दिया हुआ है हीट एब्जॉर्ब, और फर्स्ट लॉ लगा के मैं इस ADB पाथ के लिए वर्क डन निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं पाथ ले लेता हूँ यहाँ पर ACB। तो ACB पाथ के लिए अगर हम देखें तो क्यू हमें दिया हुआ है कितना 200 जूल्स के इक्वल, और वर्क डन बाय द सिस्टम इसमें दिया हुआ है हमें कितना 80 जूल्स के इक्वल। ओके ना, तो डेल्टा यू जो होगा फर्स्ट लॉ से यहाँ पे हम डेल्टा यू को लिख सकते हैं डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू इस पाथ के लिए कितना दिया हुआ है 200 जूल पॉजिटिव, क्योंकि गैस ने एब्जॉर्व किया है, और वर्क डन बाय गैस कितना है 80 जूल्स के इक्वल। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 200 माइनस 80 मीन्स ये हो गया हमारे पास 120 जूल्स के इक्वल। ये हमारे पास डेल्टा यू आ जाएगा। अब इस डेल्टा यू को मैं दूसरे पाथ में यूज़ कर सकता हूँ। तो दूसरा पाथ मुझे कौन सा दिया हुआ है ADB, इसमें मुझे वर्क डन निकालना है और क्यू दिया हुआ है। तो क्यू कितना दिया हुआ है 144, और अभी हम देख चुके हैं कि जो डेल्टा यू है जो ACB के लिए आया था वही डेल्टा यू आपका हो जाएगा ADB के लिए, क्योंकि दोनों के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है सेम। तो ये हम निकाल चुके हैं कितना 120 जूल्स के इक्वल। तो अब मैं वर्क डन निकालना है तो मैं अगेन फर्स्ट लॉ लगा दूंगा। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वर्क डन मैं क्या लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। तो डेल्टा क्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमें 144, और डेल्टा यू हम निकाल चुके थे कितना आया था 120 के इक्वल। तो वर्क डन यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 144 माइनस 120 मीन्स 24 जूल्स के इक्वल। सो दिस विल बी आवर आंसर। चेक करते हैं हम। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है। इसमें बोला गया है इन द फॉलोइंग VT डायग्राम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2, है ना। P1 P2 में कैसा रिलेशन होगा, वॉल्यूम टेम्परेचर हमें कर्व दिया हुआ है। ओके, तो वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व के लिए अगर मैं देखूं दोनों कर्व कहाँ से पास हो रहे हैं ओरिजिन से। ओके, तो मतलब कि ये जो प्रोसेसेस हैं P1 P2 वाली ये आपका आइसोबैरिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं PV इक्वल टू nRT, और PV आपका y एक्सिस पर है तो V हो जाएगा यहाँ से nR/P इंटू T। ठीक है, तो ये हो गया आपका y, ये हो जाएगा आपका स्लोप लाइन के लिए, और ये हो जाएगा x वाले एक्सिस पे, है ना। तो y इक्वल टू mx के mx से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ना, y इक्वल टू mx। तो यहाँ से mx से कंपेयर करने पे हम बोल सकते हैं कि जो स्लोप है m वो किसके इक्वल है यहाँ पर nR/P के इक्वल। दिख भी रहा है कि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो स्लोप कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो स्लोप सेकंड कर्व के लिए होगा वो फर्स्ट वाले स्लोप से ज़्यादा है ना। तो मतलब कि M2 यहाँ पे बड़ा है किससे M1 से, लेकिन प्रेशर इसके लिए उल्टा हो जाएगा क्योंकि जिसका स्लोप कम उसका प्रेशर ज़्यादा। इसका मतलब P1 विल बी ग्रेटर देन P2। सो दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन बोथ प्रेशर फॉर बोथ प्रोसेसेस। सो हम बोल सकते हैं कि P2 विल बी लेस देन P1। तो दिए गए ऑप्शंस में अगर हम देखें
तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यहाँ पे कर्व दिया हुआ है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में साइक्लिक प्रोसेस है ABCD। ओके, और इसके बाद क्या बोला गया है, तो डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ हमसे पूछा गया है अगर आपको प्रोसेस ये दिया हुआ है तो। ओके ना, तो मैं डेंसिटी या वॉल्यूम की बात करूं तो यहाँ पे मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, मास कांस्टेंट है, तो मैं डेंसिटी को क्या ले सकता हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, क्या ये प्रोसेस पर डिपेंड करेगा? नहीं, मतलब कि कोई भी प्रोसेस हो डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में यही रिलेशन रहेगा, मतलब डेंसिटी और वॉल्यूम विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मीन्स ये किस केस में आता है रिलेशन, हाइपरबोला की फॉर्म में। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो हम देखें तो प्रोसेस कुछ भी हो डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच रिलेशन यही रहने वाला है फॉर ऑल प्रोसेसेस। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा, या उल्टा बोल सकते हैं वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर हम देखें यहाँ पर तो केवल आपका सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पर से मैच हो रहा है, प्रोसेस कुछ भी हो, बाकी किसी में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है ना एग्जैक्टली। तो हम बोल सकते हैं केवल अपना सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये लिखा हुआ है, ये फिगर्स हमें दिए गए डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, है ना, सब साइक्लिक प्रोसेस है क्योंकि सबका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है ना, और वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम बाय चेंज ऑफ प्रेशर हमें यहाँ पे दिखाया गया है, और इन सब का पाथ हमें दिया गया है। पूछा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसेस विल बी, किस में पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इन ऑल केसेस, पॉजिटिव इन केसेस 1, 2 एंड 3 बट 0 इन केस 4। मतलब इस तरीके से हमें इंटरनल एनर्जी की साइन के बारे में हमें बताना है क्या रहेगा इन सभी प्रोसेसेस में। ओके ना, तो सब साइक्लिक प्रोसेस है, तो सबका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो टेम्परेचर सेम रहेगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डेल्टा टी भी क्या होगा किसी प्रोसेस के लिए टोटल फाइनली, है ना, बीच में तो चेंज हो सकता है लेकिन इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, तो अगर डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू हम किसी प्रोसेस के लिए क्या ले सकते हैं, एन सी वी डेल्टा टी। तो ये जो डेल्टा यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता है ना, ये केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, बीच में पाथ कैसा भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि डेल्टा टी अगर 0 है तो डेल्टा यू भी क्या होगा, 0 फॉर ऑल केसेस, क्योंकि सभी केसेस साइक्लिक हैं, सबका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ इन चारों ऑप्शंस में से फोर्थ ऑप्शन 0 इन ऑल 4 केसेस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप क्या दिया हुआ है हमें अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या दिया है, इसमें बोला है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस जो इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है ना, वो CV से छोटा होगा, CV से बड़ा होगा, या 0 हो जाएगा, या CV के इक्वल होगा। ये इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मोलर स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है किसी भी प्रोसेस के लिए, वो हम क्या लिखते थे, फर्स्ट लॉ से आता था, वो आता है C = CV + P/N dV/dt के इक्वल। ओके ना, अब यहाँ पे इस वाले केस में देखें तो CV तो ये आ गया, अगर मुझे इसका साइन पता चल जाए, वैल्यू पता चल जाए या साइन पता चल जाए, तो मैं बोल सकता हूँ वो CV से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो P/N प्रेशर और मोल्स, इनका रेशियो तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो मुझे देखना है dV/dt कैसा होगा। पॉजिटिव हुआ तो वो CV में ऐड हो जाएगी ये टर्म, नेगेटिव हुआ तो CV में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ओके, या इसके बराबर आ गया CV के बराबर तो कैंसिल होके
हो सकता है 0 भी आ जाए, तो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें देखना है dv/dt मतलब वीटी कर्व का स्लोप कैसा रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा रहने वाला है। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो PV = nRT से अगर हम देखें, आइडियल गैस इक्वेशन से अगर हम देखें तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, NR तो फिक्स है। तो अगर ये टर्म बढ़ रही है तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर मैं VT कर्व कैसे भी बनाऊँ, थोड़ा रैंडमली बना लेते हैं रफली। तो VT कर्व अगर बनाएंगे तो दिख ही रहा है कि वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। एग्जैक्टली हमें नहीं पता कैसा शेप होगा लेकिन बढ़ता हुआ आएगा। तो मैं इस कर्व में ये बोल सकता हूँ कि जो स्लोप आने वाला है इस कर्व का मीन्स dv/dt ये कैसा होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे कर्व कैसे ही बढ़े, बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, स्लोप कहीं पे भी देखोगे तो पॉजिटिव रहेगा। मीन्स d/dt विल बी पॉजिटिव, और बढ़ रहा है तो 0 तो नहीं होने वाला है, तो CV के इक्वल तो नहीं हो सकता। तो CV में ये वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, पॉजिटिव, बट 0 नहीं है। तो CV में ये ऐड करना पड़ेगा हमें, और कुछ टर्म अगर CV में ऐड करोगे तो ये जो वैल्यू होगा वो CV से बड़ा हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि C शुड बी ग्रेटर देन CV। सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अ गैस इज कंटेंट इन अ मेटेलिक सिलेंडर, है ना, सिलेंडर में गैस भरा हुआ है जिसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, और गैस को सडनली हमने कंप्रेस कर दिया, एकदम से दबा दिया पिस्टन को डाउनवर्ड, एंड उसको वहीं पे मेंटेन किया हुआ है हमने पिस्टन को, मतलब पिस्टन को वहाँ दबा दिया एक बार गैस को एकदम से, और वो पिस्टन वहीं पे हमने रोक लिया है, ठीक है। और मेटेलिक सिलेंडर है, मेटेलिक है मतलब ये कंडक्टिंग होगा, मतलब इसमें से हीट ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता है, ये बाहर से हीट ले भी सकता है गैस और दे भी सकता है। आफ्टर दिस प्रोसेस एज द टाइम पासेस द प्रेशर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर, हमें बताना है प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, डिक्रीज होगा, या कुछ भी हो सकता है, डिपेंड क्या गैस पे, ये हमें देखना है। ओके ना। तो मेटल सिलेंडर है तो हीट उससे पास हो सकता है। तो पहले हमने इसको क्या किया, सिलेंडर को एकदम से दबा दिया, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, आपने फास्ट किया है तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो हमें ये पता है कि टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है, TV पावर Γ-1 = कांस्टेंट। तो अगर मैंने वॉल्यूम को कम किया है तो टेम्परेचर बढ़ गया होगा, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ गया इसका। अब आपने इसको पिस्टन को यहीं पे रोक दिया है, लेकिन क्योंकि जो कंटेनर है वो कंडक्टिंग है तो वो बाहर एटमॉस्फेयर के साथ हीट का एक्सचेंज कर रहा होगा, तब तक करेगा जब तक कि उसका टेम्परेचर बाहर वाले टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। तो अब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, बाद में क्या चीज़ कांस्टेंट हो गई, वॉल्यूम, है ना। और टेम्परेचर यहाँ बढ़ चुका है लेकिन बाहर का टेम्परेचर कम है T से, जो अब गैस का हो चुका होगा कंप्रेस करने के बाद। ओके ना। तो अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला गैस है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख सकता हूँ कि P/T क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पर, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अब यहाँ पे धीरे धीरे टेम्परेचर, क्योंकि T0 से ज़्यादा था ये गैस का टेम्परेचर कंप्रेस करने के बाद, तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगेगा, और टेम्परेचर कम होगा तो इस कांस्टेंट को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर प्रेशर भी डिक्रीज होने लगेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कंप्रेस करने के बाद जब आप पिस्टन को वहीं पे छोड़ देंगे, उसको मूव नहीं करेंगे, उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होने की वजह से प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो हम बोल सकते हैं सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, ये हमें कर्व दिया हुआ है, इसमें साइक्लिक प्रोसेस है, ABCD वाला साइक्लिक प्रोसेस है हमारे पास। तो इसमें बोला है आइसोथर्मल, तो AB और CD तो आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है दोनों पे, है ना। उसके बाद BC और DA ये दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब इनमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा, ΔQ0 दोनों केसेस के लिए। ओके ना। फिर हमें बताना है वैल्यू ऑफ VB
बाय वी सी, मतलब वॉल्यूम बी पॉइंट पर और वॉल्यूम सी पॉइंट पर। तो उसका रेशियो हमें बताना है वी ए बाई वी डी से ज़्यादा होगा या वी ए बाई वी डी के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, या हम कुछ कह भी सकते हैं या नहीं कह सकते, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। तो इसमें हम देखें तो बी से सी है ना, तो ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस था T1 टेम्परेचर पे, और ये भी आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है Ct T2 टेम्परेचर पे। तो B से C टेम्परेचर चेंज हो रहा है T1 से T2 है ना, और वॉल्यूम चेंज हो रहा है B से VB से VC तक। तो क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हमें एडियाबैटिक प्रोसेस वाला इक्वेशन लगा सकते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं T1 VB पावर गामा -1, ये था हमारे पास, ये कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो ये आप पहुंच गए T2 तक, T2 और कौन से पॉइंट पे पहुंच गए थे, C पर, तो VC पावर गामा -1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा T1 बाई T2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा VC बाय VB पावर गामा -1 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमने BC वाली प्रोसेस जो एडियाबैटिक थी उसकी प्रोसेस इक्वेशन हमने यहाँ पे लगा दिया। ऐसे ही अब अगला देखते हैं, यहाँ पे DA भी आपका एडियाबैटिक है ना। तो DA वाली प्रोसेस में टेम्परेचर T2 से T1 तक चेंज हो रहा है और वॉल्यूम VD से VA तक चेंज हो रहा है। तो इस पर भी हम एडियाबैटिक प्रोसेस वाला इक्वेशन लगा देते हैं, TV वाला है ना, TV पावर गामा -1। तो मैंने वो प्रोसेस लगाया, तो T2 D वाले पॉइंट पे टेम्परेचर 2 के इक्वल है, T2 के इक्वल, VD पावर गामा -1, और A वाले पॉइंट पे टेम्परेचर था हमारा T1 और वहाँ पे वॉल्यूम हो गया VA पावर गामा -1। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि T1 बाई T2 कितना हो जाएगा, T1 बाई T2 हो जाएगा VD बाई VA पावर गामा -1। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें फर्स्ट और सेकंड को, हमसे VB VD VA के बीच का रिलेशन पूछा गया है। तो मैं यहाँ दोनों इक्वेशन से बोल सकता हूँ ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि ये भी T1 बाई T2 है, ये भी T1 बाई T2 है। तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। तो इक्वल करने पे हमें मिल रहा है VC बाई VB इक्वल टू कितना मिल रहा है, VD बाई VA, VD बाई VA। तो अब हम देखें हमसे क्या पूछा गया था, VB बाई VC का वैल्यू पूछा है। तो VB बाई VC कितना हो गया, ये हो जाएगा VA बाय VD, और ये इक्वल आ रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन मैच हो रहा है या नहीं। तो VA बाई VD ये वाला ऑप्शन हमारा मैच हो गया है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमें दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 2 सैंपल्स हमें दिए गए हैं 1 and 2, इनिशियली केप्ट इन सेम स्टेट। सैंपल 1 इज एक्सपेंडेड थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना, आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वेयर एज सैंपल 2 थ्रू एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो दूसरे के लिए हमने एडियाबैटिक प्रोसेस को फॉलो किया है अप टू द सेम फाइनल वॉल्यूम, दोनों को हमने एक्सपेंड किया है सेम फाइनल वॉल्यूम तक फ्रॉम सेम स्टेट। दोनों का इनिशियल वॉल्यूम भी सेम था, फाइनल वॉल्यूम भी सेम है, लेकिन एक को आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू लेके गए, दूसरे को एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू लेकर गए हैं। द फाइनल टेम्परेचर इन प्रोसेस 1 and 2 आर T1 T2, ये हमें दिया गया है। तो हमें ये कंपेयर करना है किस में टेम्परेचर ज़्यादा रहा होगा, किस में टेम्परेचर कम रहा होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पे हम देखें तो हमें 2 प्रोसेस दी गई, एक आइसोथर्मल एक एडियाबैटिक, है ना। दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है और वॉल्यूम को हमने सेम पॉइंट तक बढ़ाया गया है। तो अगर स्लोप की बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए dP/dV हमने कितना निकाला था, -P/V फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। ऐसी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए dP/dV स्लोप कितना आया था हमारे पास, माइनस गामा, गामा क्या था, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, गामा P/V, और गामा का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, तो P/V तो दोनों में सेम है। तो कॉमन पॉइंट पर, है ना, जो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा उसके लिए स्लोप ज़्यादा आएगा। तो अगर मैं यहाँ से ग्राफ बनाऊँ तो आइसोथर्मल का कुछ ऐसे होगा और एडियाबैटिक का कुछ ऐसे आएगा, है ना। तो दोनों को एक्सपेंड किया गया है। तो हम देखें तो प्रेशर जो एडियाबैटिक प्रोसेस था
उसके लिए कम हो जाएगा, और जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके लिए प्रेशर ज़्यादा रहेगा, बट वो दोनों के लिए वॉल्यूम सेम हो चुका है। तो ये एडियाबैटिक का प्रेशर कम रहेगा, आइसोथर्मल के लिए प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो टेम्परेचर की बात करें, PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, ये तो हमें लगाना ही है इस चैप्टर में लगभग, है ना। तो मोल सेम है, R सेम है, दोनों का फाइनल वॉल्यूम भी सेम है। तो जिसके लिए प्रेशर ज़्यादा होगा उसके लिए टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर किसका ज़्यादा है? आइसोथर्मल के लिए। प्रेशर किसका ज़्यादा है? आइसोथर्मल के लिए। तो टेम्परेचर भी आइसोथर्मल प्रोसेस का ही ज़्यादा होगा, एडियाबैटिक का टेम्परेचर उससे कम हो जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पहला प्रोसेस हमारा तो आइसोथर्मल था T1 के लिए, और दूसरा प्रोसेस एडियाबैटिक T2 के लिए। तो T1 शुड बी ग्रेटर देन T2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, मीन्स टेम्परेचर ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस विल बी ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस दिया हुआ है, उसका 1 मोल है जो इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है ना। T0 और A तो यहाँ पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन आपको दिया गया है, और वॉल्यूम फॉर विच प्रेशर विल बी मिनिमम, हमें वो वॉल्यूम निकालना है इस प्रोसेस के लिए जब प्रेशर का वैल्यू हमारे पास मिनिमम हो जाए। तो आपको रिलेशन दिया है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, बट हमें रिलेशन निकालना है प्रेशर और वॉल्यूम का। तो मैं क्या करूँगा, मुझे प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन निकालना है, अगेन आइडियल गैस इक्वेशन। तो मैं यहाँ से टेम्परेचर को एलिमिनेट कर दूंगा प्रेशर वॉल्यूम की टर्म्स में, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का। फिर हम उस इक्वेशन को सॉल्व करके जहाँ प्रेशर मैक्सिमम हो रहा होगा वो वाला वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो T को मैंने आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करके एलिमिनेट कर दिया। T को मैं क्या लिख सकता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन से, PV/NR, है ना, इक्वल टू क्या बचेगा, T0 प्लस AV क्यूब। और मुझे प्रेशर को मैक्सिमम करना है, तो मैं प्रेशर को एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो प्रेशर हो जाएगा T0 NR इधर आ गया अपॉन V, प्लस ये हो जाएगा NR A, ये V क्यूब था, V से डिवाइड करेंगे तो इधर क्या बचेगा, V स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा। ओके ना। तो अब यहाँ से ये हमारे पास प्रेशर आ गया एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। अब मुझे इसका क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। अगर मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मतलब इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो होगा इस इक्वेशन का, वो मैं 0 के बराबर रख दूंगा। तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, क्योंकि ये V का फंक्शन है। तो dP/dV, तो ये NR T0 तो कांस्टेंट है, V 1/V का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1/V स्क्वायर प्लस NRA, और V स्क्वायर का हो जाएगा 2V। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको हमने क्या रख दिया, 0 के इक्वल। फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होता है जहाँ पे आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा होता है। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो NR तो 0 में चला गया, ये बचेगा हमारे पास T0 V स्क्वायर इक्वल टू 2AV। ओके ना। तो यहाँ से V कितना आ गया, ये V क्यूब हो जाएगा T0/2A। तो मैं बोल सकता हूँ V कितना हो गया, T0/2A, और क्यूब था तो इधर आके पावर हो गया 1/3। तो ये वो वॉल्यूम होगा जिस पर प्रेशर का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। एक ही वैल्यू मिल रहा है, तो मतलब यही आपका आंसर होगा। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं मैच हो रहा है या नहीं। तो T0/2A की पावर 1/3 मीन्स फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। ये हमें दिया गया है मोलर हीट कैपेसिटी C फॉर एन आइडियल गैस थ्रू अ प्रोसेस इज गिवन बाय C इक्वल टू A/T, है ना। मतलब यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, बट ये कांस्टेंट नहीं है, ये टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है उस प्रोसेस के लिए जो हमें दिया गया है।
और यहाँ पर ए तो एक कांस्टेंट है, मोलर स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो दिया हुआ है, वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ द गैस ड्यूरिंग हीटिंग फ्रॉम T0 टू एन T0, मतलब हमें बताना है इस गैस के लिए वर्क डन कितना आएगा इस टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। तो करते हैं सॉल्व इसको। तो फर्स्ट लॉ से हम ये जानते हैं कि वर्क डन मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। गामा दिया हुआ है हमें, तो मैं डेल्टा यू तो निकाल ही सकता हूँ, इसलिए डेल्टा यू हम क्या लिखते हैं, एन सी वी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी भी हमें दिया हुआ फाइनल और इनिशियल, तो एन सी वी क्या लिखते थे हम गामा की टर्म्स में, आर अपॉन गामा माइनस 1, और डेल्टा टी हो जाएगा एन T0 माइनस T0। ठीक है, ये तो हमारे पास डेल्टा यू आ गया। अगर मुझे डेल्टा क्यू मिल जाए तो मैं वर्क डन भी बता सकता हूँ, है ना। तो डेल्टा क्यू के लिए आपको सी दिया हुआ है, और ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल है तो छोटा सा चेंज डी क्यू में क्या लिख सकता हूँ, एन सी डी टी। अब सी का वैल्यू पुट कर देते हैं, सी कितना दिया हुआ है, ए बाई टी। इसको चेंज करना है हमें कहाँ से कहाँ तक, टेम्परेचर को T0 से एन T0। तो मैं इसको अब टोटल हीट एक्सचेंज के लिए क्या कर लूँगा, इसको इंटीग्रेट, तो मुझे टोटल हीट एक्सचेंज मिल जाएगा डेल्टा क्यू। तो इसको इंटीग्रेट किया तो एन है तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, अंदर बचेगा 1/T dt। तो लिमिट अब यहाँ पे किसकी लगेगी, टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर में क्या दिया हुआ है, T0 से एन T0, तो T0 से एन T0। तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा क्यू इक्वल टू एन ए, है ना। और मोल का वैल्यू 1 मोल दिया हुआ है, तो मैं एन को 1 ले सकता हूँ। तो ये हो गया 1/T का इंटीग्रेशन एल एन टी, लिमिट लगाएंगे तो ये बन जाएगा एन T0/T0, T0 से T0 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास डेल्टा क्यू का वैल्यू आ गया। और डेल्टा यू यहाँ से हमें पता है ये एन का वैल्यू 1 है, तो आर अपॉन गामा माइनस 1, ये हमारे पास ईटा है, तो एन नहीं है, ये ईटा है ना, इंटू T0। बस अब इन दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमें वर्क डन मिल जाएगा। तो वर्क डन हो गया हमारे पास डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। तो ए एल एन ईटा, ये T0 से T0 कैंसिल, माइनस आर एन ईटा माइनस 1 T0 अपॉन गामा माइनस 1। सो दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन चेक करते हैं हम यहाँ पर। अगर ऑप्शंस को मैच कराएं हम तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा मैच हो रहा है। सो थर्ड आंसर विल बी करेक्ट आंसर। ओके ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ गैस undergoes a process in which its pressure P and volume V are related as Vp power n। ये हमें इस प्रोसेस के लिए प्रोसेस इक्वेशन दिया हुआ है, Vp पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बल्क मॉड्यूलस हमें बताना है उस गैस के लिए इन द प्रोसेस। तो बल्क मॉड्यूलस के लिए अगर आपको ध्यान हो तो हम ये देखते थे कि डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर इक्वल टू माइनस बीटा, जो कि बल्क मॉड्यूलस है, और प्रेशर की वजह से चेंज आया वॉल्यूम में डेल्टा वी, इनिशियल वॉल्यूम वी। तो ये हमारे पास रिलेशन था। तो स्मॉल चेंज के लिए मैं बीटा यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा माइनस डी पी, छोटे से चेंज के लिए, है ना, अपॉन डी वी इंटू वी। ये वाला वी इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डी पी बाई डी वी। अगर मैं उसका वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो मुझे बल्क मॉड्यूलस मिल जाएगा। ओके ना। तो पी और वी का रिलेशन तो दे ही रखा है, इस इक्वेशन को हम क्या कर लें, डिफरेंशिएट। तो रिलेशन क्या दिया है हमें, वी पी पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये बन जाएगा पी पावर एन डी वी प्लस, अब वी को सेम रखा, पी पावर एन का हो गया एन पी पावर एन माइनस 1 इंटू डी पी, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ओके, तो यहाँ से हमें डी पी बाई डी वी कितना मिल जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा माइनस 1/n पी बाई वी के इक्वल, है ना, ये हमारे पास आ जाएगा। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पुट किया तो बीटा हो जाएगा हमारे पास माइनस 1/n पी बाई वी इंटू वी। तो वी से वी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो बीटा का वैल्यू आ गया हमारे पास पी वी के इक्वल, नॉट पी वी,
P by N, ओके, क्योंकि V तो कैंसिल हो चुका है। सो P by N विल बी अवर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन चेक करें हम यहाँ पर, तो थर्ड ऑप्शन हमारा मैच होता है। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। ये हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है एक, और बोला गया ए और बी यहाँ पे टू एडियाबैटिक कर्व्स हैं, दोनों एडियाबैटिक है ना, और डिफरेंट गैसेस हैं। गैसेस डिफरेंट है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि दोनों कर्व अलग अलग हैं। देन ए एंड बी आर कॉरस्पॉन्डिंग टू, तो ए और बी बताना है कि ए और बी कौन सी गैस के लिए होगा। तो हम गैसेस देखें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, आर्गन हीलियम, दोनों क्या है मोनोएटॉमिक। तो एक्चुअल में जो एडियाबैटिक कर्व होता है उसके लिए हमें पता है इक्वेशन क्या आती है, पी वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इससे अगर हम स्लोप निकालें कर्व का डी पी बाई डी वी, तो वो आ जाता है माइनस गामा पी बाई वी। तो कॉमन पी वी के लिए जिसका गामा ज़्यादा होगा उसका स्लोप भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मोनोएटॉमिक के लिए गामा सबसे ज़्यादा होता है ना, डायटोमिक के लिए उससे कम होता है ना। तो मोनोएटॉमिक और डायटोमिक में ही हमें कंपेयर करना है। तो मोनोएटॉमिक के लिए गामा ज़्यादा होता है तो उसके लिए स्लोप भी ज़्यादा हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। माइनस साइन को मत देखना, हम केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, ओके। तो मोनोएटॉमिक के लिए स्लोप ज़्यादा आएगा। तो इस कर्व में ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ए का स्लोप ज़्यादा है कॉमन पॉइंट पर, है ना, और बी का स्लोप कम है। मतलब ए शुड बी मोनोएटॉमिक और बी यहाँ पर डायटोमिक गैस हो सकता है ना। तो यहाँ तो दोनों ही मोनोएटॉमिक है, तो एक ही कर्व होना था इनका, तो ये तो नहीं होंगे। इसमें भी दोनों डायटोमिक है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें तो हीलियम एंड हाइड्रोजन, तो हीलियम मोनोएटॉमिक है और हाइड्रोजन डायटोमिक है। तो हीलियम पहला वाला मोनोएटॉमिक, तो इसके लिए स्लोप ज़्यादा मतलब ए, और H2 के लिए कम स्लोप वाला डायटोमिक तो बी। तो यहाँ से हम बोले तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके ना। सो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए के लिए स्लोप ज़्यादा है और स्लोप मोनोएटॉमिक गैस का ज़्यादा होता है। तो मोनोएटॉमिक गैस हीलियम दिया हुआ है हमें पहले ए के लिए, और बी के लिए H2, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देख सकते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है फॉर एन आइडियल गैस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन पी पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, और गामा भी हमें दिया हुआ है जो कि स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो है सी पी बाई सी वी। देन वैल्यू ऑफ एन फॉर विच मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस इज़ नेगेटिव, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी नेगेटिव होने के लिए इस एन का वैल्यू आपका क्या होना चाहिए वो हमें बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। मतलब गामा से छोटा, गामा से बड़ा, या गामा से छोटा 1 से बड़ा, या हम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। तो आपको पता ही होगा कि मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए फॉर्मूला होता है सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस जो भी यहाँ पे वी का पावर होता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। और सी वी आपको पता है, सी वी हम क्या लिखते थे, आर अपॉन गामा माइनस 1, है ना, प्लस आर अपॉन 1 माइनस एन। अब ये बोला कि मोलर स्पेसिफिक हीट नेगेटिव होना चाहिए, मीन्स दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 0। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन गामा माइनस 1 शुड बी लेस देन एन माइनस 1 की, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, एन माइनस 1 शुड बी लेस देन गामा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो एन शुड बी लेस देन गामा। तो एक तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास, प्लस हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे अगर 1 तक पहुँच गया तो ये वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो 1 तक नहीं जाना है हमें, गामा से छोटा रखना है, तो हमें साथ ही साथ 1 से बड़ा भी रखना पड़ेगा, है ना। तो कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा, एन शुड बी ग्रेटर देन 1 बट लेस देन गामा। तो चेक करते हैं हमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। इसमें क्या बोला गया है, गिवन कर्व रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम फॉर 1 मोल, है ना, 1 मोल ये हमारे पास आइडियल गैस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व बेस्ट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, इनमें से कौन सा कर्व इस वाले ग्राफ के लिए करेक्ट होगा वो हमें बताना है।
तो देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन हमें। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा ग्राफ बनाता हूँ जो ओरिजिन से पास हो रहा हो, तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? आइसोबैरिक प्रोसेस को। मतलब इस पूरे ग्राफ पे प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। और मैं अगर इसके लिए इक्वेशन लिखूं तो PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन से आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए हम लिख रहे हैं अभी, है ना, इसके लिए नहीं लिख रहे जो दिया हुआ है। तो यहाँ से T तो आपका y एक्सिस पर है और V x एक्सिस पर है, तो ये हो जाएगा P/NR इंटू वी के इक्वल, ओके ना। तो ये जो टर्म है ये स्लोप को बता रही है, NR फिक्स है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि अगर स्लोप M ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे अगर स्लोप कम हुआ, है ना, इस लाइन के लिए, तो ऐसे बहुत सारी लाइन बनाई जा सकती है ऐसे। तो अगर ये स्लोप कम होगा तो स्लोप कम हुआ तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम इस लाइन पे आगे बढ़ते जाएंगे, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, तो ये ऐसे पहली लाइन, फिर ये दूसरी लाइन स्लोप कम हुआ, फिर ये स्लोप और कम हो रहा है। तो जैसे जैसे मैं इस लाइन पे आगे जा रहा हूँ स्लोप कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है, इसका मतलब प्रेशर भी कम हो रहा होगा। तो प्रेशर कम होना चाहिए और दिख रहा है जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर कम हो रहा है ना। तो ऑप्शन में से अगर हम चेक करने की कोशिश करें तो इसमें वॉल्यूम के साथ प्रेशर कम हो रहा है, बट इसमें बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, और इसमें तो कांस्टेंट है, जबकि प्रेशर कम होना चाहिए। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें प्रेशर वॉल्यूम बढ़ने के साथ कम हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या बोला गया है? फॉर टू थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम हमें दिया गया है दो अलग अलग प्रोसेस के लिए, ओके ना। फर्स्ट प्रोसेस में वॉल्यूम V0 T0 से 2V0 T0/2 है ना, ये हमें दिया हुआ है इनिशियल और फाइनल। वेयर एज इन द सेकेंड प्रोसेस इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। फाइनल कोऑर्डिनेट देन रेशियो ऑफ द वर्क डन इन द टू प्रोसेस मस्ट बी, मतलब दोनों प्रोसेस के लिए हमें वर्क डन का रेशियो बताना है, ओके ना। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम देखें तो T0 V0 और ये 2 T0 V0, वॉल्यूम डबल हुआ तो टेम्परेचर भी डबल हो गया, मतलब कि ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। तो ये आपका कौन सा प्रोसेस हो गया? ये हो जाएगा आइसोबैरिक प्रोसेस। प्रेशर यहाँ पे क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो इसके लिए जो वर्क डन आप लिखोगे तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए वर्क डन लिखा जाता है P डेल्टा V, या उसको हम लिख सकते हैं NR डेल्टा T। तो NR डेल्टा T क्या हो जाएगा? 2T0 माइनस T0। तो ये हो गया हमारे पास NR T0, ये पहली प्रोसेस का वर्क डन आ गया हमारे पास। दूसरी प्रोसेस हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला गया था, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम देखें तो क्या ले सकते हैं? T प्रोपोर्शनल टू 1/V, ओके ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं TV पावर क्या हो जाएगा? सम कांस्टेंट, ओके। तो अब वर्क डन अगर निकालना है तो मैं इसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो मैं T को क्या ले सकता हूँ? PV की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो आइडियल गैस इक्वेशन से T हो जाएगा हमारे पास PV/NR। तो NR तो आपको चला गया कांस्टेंट में, तो ये नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो इक्वेशन बन गया PV² इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो ये आपके पास एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन आ गया PV² इक्वल टू N। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन हमने क्या लिखा था? वो हमने लिखा था -NR डेल्टा T अपॉन जो भी ये पावर आता है, जैसे यहाँ पे 2 आ गया तो 2 माइनस 1। तो यहाँ से हम देखें तो -NR डेल्टा T कितना हो जाएगा हमारे पास इस प्रोसेस में? यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब T0 से T0/2, तो फाइनल हो गया T0/2 माइनस T0 अपॉन 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये नेगेटिव आएगा T0/2, तो माइनस माइनस प्लस वर्क डन आ गया हमारे पास NR T0/2। तो ये दूसरी प्रोसेस का वर्क डन आ गया। ये फर्स्ट प्रोसेस का वर्क डन हमारे पास है और दोनों का रेशियो हमसे पूछा है, तो रेशियो देख के आप बता सकते हैं कि W1/W2 कितना हो जाएगा? NRT दोनों में कैंसिल, ये नीचे 1/2 तो 2 पर आ गया, तो 2:1। दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 1:2 नहीं होगा, 1:1 भी नहीं होगा, 2:1 है ना। सो दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज कंप्रेस किया जा रहा है मोनोएटॉमिक गैस को फ्रॉम वॉल्यूम V टू V/2 थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, है ना, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं, नॉट एक्सपेंड। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस फाइनल प्रेशर विल बी मैक्सिमम। ओके, तो ये हमें अलग अलग प्रोसेस दिया हुआ है, तो देखते हैं कि फाइनल प्रेशर किस केस में मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। चलिए, तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो हमें पता है हम क्या लिखते थे, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता था, एडियाबैटिक के लिए पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और ये तो हमें दिया हुआ ही है ना। तो मैं यहाँ पे अगर इसको देखूँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट लिखा जा सकता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी वी पावर 0 इक्वल टू कांस्टेंट, और पीवी पावर कुछ अगर हम पावर ले लेते हैं वी के ऊपर कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, तो वहाँ पे जो स्लोप आता है dp/dv डिफ्रेंशिएट करने के बाद, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाता है, पॉलीटॉपिक प्रोसेस से हम जानते हैं। तो a p/v, तो p/v कॉमन पॉइंट पे सबके लिए सेम हो जाएगा, तो जिसके लिए ये v का पावर सबसे ज़्यादा होगा उसके लिए स्लोप भी सबसे ज़्यादा हो जाएगा उस कॉमन पॉइंट पर। तो अगर मैं यहाँ से ग्राफ बनाना स्टार्ट करूँ, ओके, तो सबसे पहले हम देखें ये कॉमन पॉइंट मैं यहाँ मान लेता हूँ। तो आइसोबैरिक के लिए तो वॉल्यूम कम कर रहे हैं, कंप्रेशन है नॉट एक्सपेंशन, तो इधर जाएंगे तो ये यहाँ कहीं पहुँच गया किसी वॉल्यूम तक। फिर आइसोथर्मल उसके लिए ये 1 हो गया। गामा का वैल्यू एडियाबैटिक के लिए ज़्यादा होता है लेकिन 2 से कम होता है, तो गामा क्या होगा, 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, और यहाँ पे जो पावर है वो तो 2 है, तो सबसे ज़्यादा इसके लिए, तो इसका स्लोप कॉमन पॉइंट पे सबसे ज़्यादा होगा। तो आइसोथर्मल कर्व अगर कुछ ऐसे ज़्यादा है या सेम वॉल्यूम तक फाइनल, तो एडियाबैटिक उससे थोड़ा और ऊपर जाएगा क्योंकि उसका स्लोप ज़्यादा होगा। और जो लास्ट ऑप्शन है PV², उसके लिए तो 2 जो पावर है सबसे ज़्यादा है, तो उसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा कॉमन पॉइंट पे, तो वो कुछ ऐसे जाएगा। मतलब जो सेकंड वाली जो फोर्थ वाली प्रोसेस है PV² इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसके लिए जो प्रेशर होगा वो सबसे ज़्यादा वैल्यू तक जाएगा। सो फॉर फोर्थ प्रोसेस प्रेशर विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ओके, तो आज के लिए कंसेप्चुअल और अच्छे क्वेश्चंस में हमारे पास इतना ही था डाटा। अगले बार के लिए हम और भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।